वो भी लिमिट में रहकर अपनी बात को कहेंगे। तो ये आज की डेट में बड़ी भूमिका विधानसभा से ज्यादा पत्रकार और टीवी के माध्यम से होगी, जिससे जनता को मिल सके कि कौन सी चीजों के बारे में आप कॉग्निशन ले रहे हैं। यदि आप जो हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, जो लोग न्यूसेंस कर रहे हैं, जो नियम और कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे, लोग वैसा व्यवहार करते हैं। तो जो नियमों का पालन करके सदन की कार्रवाई को प्रभावित कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे, तो सदस्यों के ऊपर ये ओनस होता है कि हम उस ढंग का काम करें। हमने उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी विधानसभा की प्रोसीडिंग को यूट्यूब पे डाल दिया है, जिस पर एक दबाव बने जो चुने हुए सदस्य वो अपनी भूमिका का सही निर्वहन करें। और उसका एक इम्पैक्ट भी आया। आपने देखा होगा कि सदन जो इस बार चला है वो एक अच्छे ढंग से चला है। सत्ता पक्ष में भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया, विपक्ष में भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया, से ज्यादा अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से हाउस चल सका। आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी और हाउस अच्छे ढंग से चलेगा, इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदन की कार्रवाई चल सकेगी। यही है कि कोशिशें की जानी चाहिए, लेकिन सीपी साहब इसी बीच को चुनौती है कि जो सोच के साथ, जिस विचार के साथ आप प्रोफेसर से राजनीति में आए थे और उसे जो जिस सोच को आप लेकर के चल रहे थे उस सोच में हम लेकर के आ सके एज ए स्पीकर, अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जो आप चाहते हैं वैसे हाउस चल सके। निश्चित तौर पर एक अध्यक्ष के रूप में मेरे सामने चुनौतियां हैं। विपक्ष की भी अध्यक्ष से अपेक्षा होती है, तो सत्ता पक्ष से भी अपेक्षा होती है। दोनों की अपेक्षाओं को नियम और कानून के अंतर्गत सामंजस्य बनाकर सदन चलाना बहुत कठिन काम है। पर हम विश्वास रखते हैं कि यदि इम्पार्शियल ढंग से इस भूमिका का निर्वहन करेंगे तो सत्ता पक्ष के लोग भी सहयोग करेंगे और विपक्ष के लोग भी सहयोग करेंगे और सदन अच्छा चलेगा। इनका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आपको हाउस कॉल करना ही है। पार्लियामेंट अभी ड्यू है, आपको भी बुलाना होगा, और कोरोना का काल कब तक चलेगा कहना बहुत मुश्किल है। तो इसमें किस तरह का स्वरूप होगा हाउसेज का? ये एक प्रश्न है जिस प्रश्न पर लोकसभा और राज्यसभा के जो हमारे स्पीकर और सभापति हैं राज्यसभा के, वो भी चर्चा कर रहे हैं, हम भी चर्चा कर रहे हैं। पर मैं ये मानता हूं कि सदन की जो भूमिका है वो भूमिका सदन में चर्चा करने के माध्यम से होती है। ये जो आईटी के माध्यम से हमें अवसर मिला है उसमें अपनी बात को हम कह सकते हैं, लेकिन सदन की जो गरिमा है, गरिमा की सदन की जो तरीका है, उसमें सदन पर ही बैठकर उसकी चर्चा प्रभावशाली ढंग से करें। उस संबंध में अब तो अलग अलग जो हमारे पार्टी के सदस्य उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या कोरोना के संदर्भ में हमें नए ढंग से सदन की कार्रवाई को करना चाहिए, या सदन के अंदर बैठकर जो कोरोना एक समस्या है उसकी भी चर्चा की जानी चाहिए। क्योंकि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा वो प्लेटफॉर्म है जहां पर जन समस्याओं का निराकरण करने का काम किया जा सकता है। यदि महामारी आई है तो महामारी में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, महामारी को हम कैसे टैकल करें, इसमें सदन के सदस्यों की जो कार्रवाई में भूमिका है उसका निर्वहन किया जाना चाहिए। यदि हम सदन की कार्रवाई का निर्वहन करने के बनिस्बत वीसी करेंगे तो वीसी तो एक आर्टिकुलेट करने का एक माध्यम है, लेकिन नियम और कानून का पालन नहीं हो सकता। सदन में नियम और कानून के अंतर्गत ही हम सदन को चला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो चुनौती का मुकाबला सदन के जो हमारे अलग अलग सदस्य, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, चाहे वो लोकसभा में, चाहे विधानसभा में, चाहे राज्यसभा में, इस इश्यू को एड्रेस कर रहे हैं, तो समय रहते इसके संबंध में कोई निर्णय होगा। हर दौर आपने देखा है, जब आप पहली मर्तबा विधायक बनकर के आए उसके बाद से आज तक बदलाव निश्चित रूप से संस्कृति है, नियम है, लेकिन आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं राजनीति में? बदलाव को लेकर के मैं जानना चाह रहा हूं सर आपसे कि राजनीति में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं आप? नियम और कानून के अंतर्गत विधानसभा में कानून बने, यही राजस्थान की विधानसभा है जिसने प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन किया रेवेन्यू के संबंध में। यही राजस्थान की विधानसभा है जहां जो नई नीतियां बनाकर हमने किसान के संबंध में, विद्यार्थियों के संबंध में, एम्प्लॉयमेंट के संबंध में नियम और कानून बनाए। लंबी लंबी डिस्कशन हाउस के अंदर हुए कानून बनाने के संबंध में। धीरे धीरे समय के अंतराल के बाद आपने देखा होगा कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें सदन के सदस्य कम भाग लेते हैं। तो मोटे तौर पर जो सदन है वो ग्रीवेंसेस प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। विधानसभा के सदस्य अपने विधानसभा की
समस्याओं को ज्यादा उठाते हैं, बनिस्पत की नियम और कानून बनाने के अंदर जो उनकी भूमिका है उसमें भागीदारी निभाते हैं। इसलिए एक इसका स्वरूप बदल रहा है, और स्वरूप बदलने के कारण सरकार के ऊपर भी ओनस बनता है कि आज जो विधायक है उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसके विधानसभा क्षेत्र की, इसलिए जब वो ये बात अपनी बात उठाता है तो सरकार के मंत्री पर दबाव होता है कि हम उन जानकारी को लेकर सदन में अपनी कार्रवाई को, अपनी बात को कह सकें। इसलिए एक तरीके से तो सदन के सदस्यों को जो जानकारी है उससे सदन में ग्रीवेंसेस प्लेटफॉर्म के रूप में लोगों की समस्या का निराकरण हो रहा है। लेकिन जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उस कानून बनाने की प्रक्रिया में जो भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका में मैं देख रहा हूँ विधानसभा के सदस्यों की जो भागीदारी वो कम होती जा रही है। राजस्थान विधानसभा में उठा के देखेंगे, पिछले 2 सत्रों में जितने भी नियम और जितने भी कानून बने हैं, उन कानून में भाग लेने वालों की संख्या 5 और 10 है। 10-12 आदमी हैं जो कानून बनाने के संबंध में अपने विचार की अभिव्यक्ति देते हैं, बाकी सदस्य इसमें अभिव्यक्ति नहीं देते हैं। आज ज्यादा आवश्यकता ये है कि फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से भविष्य में नियम और कानून कैसे बने उसके बारे में सदन के सदस्यों को जानकारी लेने की आवश्यकता है। आज आईटी आ गई, आईटी के संबंध में जितने कानून और नियम बन रहे हैं उन नियम के संबंध में हमें जानकारी नहीं है। अभी आपने देखा एक मोटी डिबेट चल रही है देश के अंदर, जो ये सेतु ऐप बना है, उस सेतु ऐप के माध्यम से क्या प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके या नहीं किया जा सके, क्या डेटा का चोरी होकर इसका दूसरा आदमी दुरुपयोग कर सके नहीं कर सके, ये एक नए संदर्भ में आज कानून बनाने के संबंध में चर्चा इस देश के अंदर चल रही है। क्या विधानसभा के सदस्यों को इस बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए कि हम कैसे कानून बनाए जिससे आने वाले समय में ये आईटी लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी, उनकी प्राइवेसी को एनक्रोच करेगी। ये कानून यदि हम बनाने के संबंध में भी चर्चा नहीं करेंगे, इफेक्टिव कानून नहीं बनेंगे, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती लोकतंत्र के सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज वेल इन्फॉर्म सदस्य यदि इन चीजों को एंटिसिपेट नहीं करेगा, कानून बनाने में अपनी भागीदारी नहीं निभाएगा, तो फिर जुडिशरी इंटरवीन करेगी, और जुडिशरी इंटरवीन करने के बाद विधानसभा और लोकसभा का रोल तो सेकेंडरी हो जाएगा, और जुडिशरी एक्टिविज्म जो है वो डिटरमाइन करेगा कि देश का नियम और कानून किस ढंग से, देश का नीति निर्माण कैसे होना चाहिए। ये एक बड़ी चुनौती इस देश के लोकतंत्र के सामने है। इसलिए मैं ज्यादा अपेक्षा करता हूं कि सदस्य वेल इन्फॉर्म हो, कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी निभाए, और कानून बनाने में जो कमी और खामी है उस पर ध्यान दें, और किस तरह से फ्यूचरिस्टिक कानून बने जिसका एडरेंस करने के बाद हम लोगों के जीवन को ठीक ढंग से प्रभावित कर सके, इस बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है आज के दिन। सर, कानून की आप बात कर रहे हैं कि कानून बनाने चाहिए, सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि हंगामे के बेट चढ़ जाते हैं और बड़े फ्यूचर के लिए किसी के भविष्य दांव पे लगता है, और वो कानून 5 मिनट में पास कर दिए जाते हैं बिना किसी बहस के और हंगामे के बेट चढ़ा करके। इसे क्या प्रायोजित माना जाए या किस तरह से माना जाए? उंगलियां उठती इस बात को लेकर के कि 1 घंटे में 4 कानून एक साथ पास करा दिए जाते हैं। आज की घटना को समझें, महामारी को टैकल करने के लिए लोकसभा चल रही थी, विधानसभा चल रही थी, राज्यसभा चल रही थी। क्या विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने अपने विचार बनाकर देश में महामारी को कैसे टैकल करें उसके बारे में कोई चर्चा की क्या? जब हमने चर्चा सदन में नहीं की तो जनता हमको चुन के भेज रही है, जिस समस्या का हमें निराकरण करना है उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन ही नहीं कर पाए। अब सारी जो समस्याओं का निराकरण है तो पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया, एमएलए को बुलाकर वीसी के माध्यम से उन्होंने इंटरेक्ट किया, अच्छी परंपरा है। लेकिन इससे ज्यादा आवश्यकता ये होती कि जब ये कोरोना स्टार्ट हो गया था दिसंबर में ही, तो जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर लोकसभा भी चल रही थी, विधानसभा भी चल रही थी, राज्यसभा भी चल रही थी, इस पर विस्तृत चर्चा की जाती, इस महामारी को मुकाबला करने के लिए किस तरह से नियम और कानून बना हुए, लोगों के क्या विचार हैं, उस प्लेटफॉर्म का जो उपयोग होना चाहिए वो उपयोग हम नहीं कर पाए। इसलिए लोकतंत्र में ऐसे प्लेटफॉर्म का यदि उपयोग करने का अवसर नहीं मिलेगा तो लोगों का लोकतंत्र में विश्वास उठ जाएगा कि क्यों हम जनप्रतिनिधि को चुने और क्यों जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका का सही निर्वहन नहीं कर सके। ये भी एक चुनौती आज उभर कर हमारे सामने आई। सीपी साहब सही फरमा रहे हैं, और किसी भी मुद्दे पर बहस होना बहुत जरूरी है। ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी बात कह सकते हैं, और सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य भी कि आपसे मैं रूबरू हो पा रहा हूं, और कई मुद्दों पर आप बेबाक टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं, और ये कह सकते हैं कि ऐसे पॉलिटिशियंस बहुत कम है जो चाहे प्रतिपक्ष की भूमिका में भी रहे हो या फिर सत्ता पक्ष की भूमिका में हो। और आज कहा यह जाता है कि
अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है, विक्रमादित्य का सिंहासन होता है, उसकी नजर में दोनों ही हाँ पक्ष और ना पक्ष दोनों एक तरह से देखे जाते हैं। और संरक्षण हमेशा आपका देखा भी जाता है कि नापक्ष की लॉबी को काफी दिया जाता है। इसको लेकर के कई बार सत्ता पक्ष के सदस्यों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ता है। यह अवसर बहुत लंबे समय बाद में राजस्थान की विधानसभा में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मीडिया कॉन्क्लेव में हमारे साथ डॉक्टर सीपी जोशी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हमारे साथ में जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। जन टीवी ने पूरे किए सफलतापूर्वक 8 साल। इस खास मौके पर जन टीवी कर रहा है मीडिया कॉन्क्लेव। इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, सीपीएम नेता वृंदा करार, राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजपा के वरिष्ठ नेता अविनाश राय खन्ना, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही राजनीति के कई दिग्गज। जन टीवी, जन जन की आवाज।